बच्चों हम हमारी पुस्तिका का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। और इस अध्याय के तहत हमने पूर्व के 2 भाग अध्ययन कर चुके हैं। हम उसमें हमने ये जाना कि हमारे जो देश है उसमें किस तरीके से सरकार में लोगों की भागीदारी होती है और साथ में लोगों की भागीदारी के कौन कौन से तरीके होते हैं ये हमने जाना। साथ में हमने ये भी देखा था कि विदेशों में भी ऐसे कई रंग भेद की नीति होती है जिसमें हमने साउथ अफ्रीका का जिक्र किया था। तो ये सब हम इस अध्याय के पूर्व के भागों में अध्ययन कर चुके हैं और हम आज इस लोकतांत्रिक जो सरकार के मुख्य तत्वों के अंतर्गत जो अन्य मुख्य तत्व हैं जिसके अंदर विवादों का समाधान सरकार कैसे करती है और साथ में सामाजिक और न्याय की स्थापना सरकार के द्वारा किस तरीके से की जाती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा आज का तीसरा भाग है बच्चों वो इसी मुद्दे से संबंधित है कि विवादों का समाधान कैसे किया जाता है और समानता और न्याय की स्थापना सरकार के द्वारा किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विवादों का जन्म क्यों होता है। विवाद क्या होते हैं? विवाद होते हैं बच्चों किसी बात से अगर हम सहमत नहीं होते हैं तो जो लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाते हैं, जो लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं उसको विवाद कहते हैं। आपके जीवन में भी विवाद होते होंगे क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें भी बहुत सारी ऐसी किसी बात को लेकर मुद्दे बन जाते हैं। जैसे कक्षा में कोई किताब नहीं देता है, कोई पेन नहीं देता है, कोई बात नहीं करता है, कोई गाली दे देता है या गंदा बोल देता है तो हमारे विवाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। और फिर उसका सुलझाना कैसे होता है? हमारे जो कक्षा के अध्यापक होते हैं या अगर हम घर पे भाई बहनों में लड़ाई होती है तो घर के जो बड़े लोग होते हैं वो हमारा सुलझाना करवाते हैं, यानी कि विवादों का निपटारा करवाते हैं। होता है कि नहीं? अगर यही चीज़ें हमारे देश में भी होती है, हमारे देश में, राज्यों में, गाँवों में, हर क्षेत्र में ऐसे ही कई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कई विवाद हो जाते हैं, तो उनका सुलझाना कैसे किया जाता है, कौन उनका सुलझाना करता है, किस तरीके से उन विवादों को निपटाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, कौन कौन वो लोग होते हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि विवादों का जन्म क्यों होता है, यानी कि समाज में ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, आंदोलन, धरने, हड़ताल, ये सब होते क्यों हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों, आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। जब लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में विवाद उत्पन्न होते हैं। हमारी कक्षा में ये हो रहा है कि हम बाकी बच्चों के साथ में इसलिए मेल मिलाप नहीं कर पा रहे क्योंकि वो हमें पसंद नहीं करते या हम उन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए कई बार झगड़े हो जाते हैं। खेल के मैदान में भी झगड़े हो जाते हैं। लेकिन समाज में झगड़े क्यों होते हैं? समाज में झगड़े होते हैं विभिन्न संस्कृतियों का मतलब अलग अलग जो जीवन शैली वाले लोग, यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनकी जीवन शैली अलग होती है, कुछ लोगों की अलग होती है। तो उन लोगों की जीवन शैली अलग होने के कारण कई बार विवाद हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसके लिए उदाहरण ले अलग अलग संस्कृतियों का कि कुछ लोग हैं जो मांसाहारी हैं, कुछ लोग हैं जो शाकाहारी हैं। कई बार ऐसा होता है कि मांसाहारी लोग जब शाकाहारी लोगों के अड़ोस पड़ोस में रहते हैं तो इससे कई बार झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है कॉलोनी के अंदर, हमारे गांव के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ले धर्म के आधार पर तो बच्चों बहुत बार बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं जिनको हम सांप्रदायिक विवाद कहते हैं, यानी कि संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग आपस में भिड़ पड़ते हैं। वो क्यों भिड़ पड़ते हैं? उनका ये मानना होता है, कुछ लोग कहते हैं एक धर्म वाले कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारे धर्म के लोग अच्छे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि दूसरे धर्म वाले लोग कहते हैं कि हम अच्छे हैं, हमारी सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो आप लोग गंदे हो। तो इस तरीके से उनमें झगड़ा हो जाता है धर्म के आधार पर। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों से झगड़ा करने लग जाते हैं। कुछ राज्यों की भी लड़ाई हो जाती है, आपस में विवाद हो जाता है। राज्यों का विवाद कई बार तरीके से हो जाता है, जैसे पानी के ऊपर हो जाता है। कोई नदी बह रही है किसी राज्य में से, तो उस पानी को लेने के लिए, उस जल को लेने के लिए विवाद हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि राज्यों के बीच में टोल टैक्स लगा दिया जाता है। टोल टैक्स होता है ना, जो कर इकट्ठा करते हैं, तो उसके ऊपर राज्यों में विवाद हो जाता है ना। तो ऐसे विवाद कई बार देशों में भी हो जाता है, यानी राज्य सरकार
और केंद्र सरकार में भी विवाद हो जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे कानून बना दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार को पसंद नहीं आते, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में भी विवाद हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई आर्थिक पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है, पैसे के आधार पर लोगों का बंटवारा होता है। पैसे के आधार पर कैसे बंटवारा होता है बताइए? तो इसमें ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास में बहुत संपत्ति होती है, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में ऐसे पैसे, ऐसी संपत्ति नहीं होती, जो कि गरीब माने जाते हैं। तो अमीर और गरीबों के बीच में भी कई बार ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि कुछ कानून, कुछ सरकार के ऐसे कार्यक्रम बना दिए जाते हैं जो गरीब और अमीर के विवादों को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विवाद होते हैं और इन विवादों में मतभेद हो जाता है। मतभेद कैसे? एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते लोग, यानी जब कोई झगड़ा हो जाता है आपकी कक्षा में, तो आप उस दूसरे जो अपना मित्र है, जो ये मित्र नहीं कह सकते, आपका दूसरा जो सहपाठी है जिससे आपका झगड़ा हुआ है, आप उससे बात नहीं करेंगे, उसकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, वो जो भी बोलेगा उसको आप गलत बोलेंगे, यानी कि ये मतभेद हो गया, आपको उसकी बातें पसंद नहीं आ रही। और जब हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे मतभेद बढ़ जाते हैं, तो इससे हमारे लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। और लोकतंत्र के लिए खतरा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसीलिए सरकार के द्वारा ऐसे विवादों का निपटारा किया जाता है। समझ में आ रहा है? ये जो विवाद होते हैं ये लोकतंत्र को क्षति पहुंचाते हैं। आपस में लोग लड़ेंगे तो हमारे देश का नुकसान होगा। कई बार तोड़फोड़ कर देते हैं, हिंसा अपना लेते हैं, लोगों की जान मान की हानि हो जाती है, सड़कों को तोड़ देते हैं, बसों को तोड़ देते हैं, सार्वजनिक स्थलों को गंदा कर देते हैं। तो इससे किसकी हानि हो रही है? हमारे देश की हानि हो रही है, हमारे समाज की हानि हो रही है। तो ऐसे विवादों को रोकना सरकार का कार्य होता है। तो सरकार इन विवादों को किस तरीके से रोकती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से विवाद होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, उनके कुछ उदाहरण हम यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक चित्र भी देख रहे हो, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ महिलाएं हैं, वो बहुत जोर जोर से आंदोलन कर रही हैं। तो ऐसा ही एक विवाद है बच्चों, जो होता है सांप्रदायिक विवाद। अभी हमने बात की थी कि धर्म के आधार पर लोग झगड़ने लग जाते हैं। तो ये जो सांप्रदायिक विवाद होता है, ये हमारे देश को बिल्कुल खोखला कर देता है। क्यों? क्योंकि इससे भाईचारे की जो भावना होती है उसको क्षति पहुंचती है। जो मित्रवत हम लोग रहते हैं, हमने जाना कि हमारा देश अनेकताओं में एकता वाला देश है। तो ऐसे जो विवाद होते हैं जो धर्म के आधार पर किए जाते हैं, उससे हमारे देश की एकता को क्षति पहुंचती है। और ये कैसे होते हैं भाई? कई बार धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं, आपने देखा होगा, अपने अपने धर्म के लोग इकट्ठा होकर जुलूस निकालते हैं। जैसे हम जो गणेश चतुर्थी आती है, तब हम गणेश जी की मूर्ति के साथ में जुलूस निकालते हैं। इसी तरीके से जब ईद आती है, मुहर्रम आता है, तब हम उसके जुलूस निकालते हैं। इसी तरीके से कोई सिख धर्म के अंदर कोई गुरुद्वारे के आगे कोई जब वहाँ के सिख धर्म के जो त्यौहार होते हैं उनमें जुलूस निकाले जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? धार्मिक जुलूस होते हैं। जब ये धार्मिक जुलूस और उत्सव मनाए जाते हैं, उस दौरान ऐसे झगड़े ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई दो धर्मों के त्यौहार एक ही दिन आ जाए। मान लो कोई भी दो धर्म हैं, उनके त्यौहार एक दिन आए और उसी रास्ते पर से दोनों लोगों को निकलना है। मान लो हिंदू और मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, दो त्यौहार एक साथ आ गए, दोनों लोगों को अपना जुलूस निकालना है, एक ही रास्ते पे निकालना है। तो इसमें हिंदू धर्म वाले कहेंगे कि हमें यहाँ से जुलूस निकालना है, मुस्लिम धर्म वाले कहेंगे हमें यहाँ से जुलूस निकालना है। तो इसी विवाद को लेकर, इसी छोटी सी बात को लेकर वो आपस में झगड़ पड़ते हैं। और वो सिर्फ कुछ लोग ही आपस में नहीं झगड़ते, इस झगड़े को पूरे लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इससे हिंदू और मुस्लिम लोगों का बहुत जोरदार विवाद हो जाता है, जिसमें काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। यानी कि वो लोग तोड़फोड़ कर देते हैं, सड़कों के ऊपर धरना दे देते हैं, बैठ जाते हैं, जो भी हमारे वाहन होते हैं उनको तोड़ देते हैं, मंदिरों को तोड़ देते हैं, मस्जिदों को तोड़ देते हैं और खड्डे खोद देते हैं, पटरियाँ उखाड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है?
इससे सारा जो भी हानि हो रही है, जो भी नुकसान हो रहा है, वो सभी लोगों का हो रहा है और सभी लोगों में जो समाज होता है उसके सारे लोगों पर उसका असर पड़ता है। तो ऐसे विवादों को रोकने के लिए सरकार कार्य करती है और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाती है बच्चों, वो पुलिस प्रशासन निभाता है। जब भी ऐसा झगड़ा होता है तो सबसे पहले कौन आता है? पुलिस आती है। पुलिस प्रशासन इस चीज़ को सबसे अधिक रूप से इसमें भूमिका निभाती है। पुलिस प्रशासन जब वहाँ पे आती है, उन लोगों को रोका जाता है, उनको आपस में बिठा के समझाया जाता है और समझाइश करने के पश्चात उन लोगों के जो भी मांगे होती हैं, जो भी उनके विवाद का कारण होता है, उनका निपटारा किया जाता है। तो ये हमने एक विवाद का उदाहरण देखा। दूसरा और उदाहरण देख सकते हैं बच्चों, कई बार मैंने आपको बात कही कि कई बार समाज में ही झगड़ा नहीं होता, राज्यों में भी झगड़ा हो जाता है। यानी कि कुछ राज्य होते हैं वो दूसरे अपने पड़ोसी राज्यों से झगड़ पड़ते हैं और ये विवाद बहुत लंबे समय तक रहता है। इस विवाद की जो भी घटनाएं होती हैं वो न्यायालय तक पहुंच जाती हैं। तो ऐसा ही एक उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं। ये जो विवाद है बच्चों, ये जल बंटवारे का विवाद है और ये आपको पता होना चाहिए कि कई बार राज्यों में किस तरीके की घटनाओं को लेकर झगड़ा होता है। तो यहाँ पर हम जल बंटवारे का विवाद ले रहे हैं और ये जल बंटवारा किसके जल बंटवारा? नदियों का। क्यों? क्योंकि कुछ नदियां ऐसी होती हैं बच्चों जो एक राज्य से 2 या 3 राज्यों में बहती हैं, ठीक है, क्योंकि नदी का जल तो होता है वो ढलान में जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो एक नदी होती है वो कई राज्यों में से गुजरती है, तो उसके पानी को लेके, उसके जल को लेकर झगड़ा हो जाता है। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि ये नदी हमारे राज्य में से बह रही है तो इसके जो जल है वो हमें भी मिलना चाहिए, इससे हम भी सिंचाई करेंगे, हमारे लोगों को भी पेयजल मिले। तो ऐसे कई बार झगड़े हो जाते हैं जिसको हम जल विवाद के नाम से जानते हैं। ये जल विवाद के लिए हम उदाहरण लेते हैं कावेरी नदी का। कावेरी नदी है बच्चों जो 2 राज्यों में से होकर गुजरती है, जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच से बहती है। तो ये जो कावेरी नदी विवाद है, कावेरी नदी जल विवाद इसको बोलते हैं, ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। अब ये विवाद है क्या भाई? यहाँ पर आप देखो, एक मानचित्र देख रहे हैं जिसमें हमें कावेरी नदी का चित्र दिखाई दे रहा है। मानचित्र में ये आपका कर्नाटक राज्य है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्नाटक है, ठीक है। क्या है? कर्नाटक राज्य। अब यहाँ पर आप मानचित्र में देख रहे हो ये तमिलनाडु राज्य है। कौन सा राज्य है? ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य है। आप मानचित्र देखोगे, हमारे मानचित्र में नीचे का जो हिस्सा होता है इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर कर्नाटक बना हुआ है और यहाँ पर तमिलनाडु बना हुआ है। ये वाला हिस्सा हमें दिख रहा है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी के तरफ जो है तमिलनाडु राज्य है और इसके इधर आपको कर्नाटक नजर आएगा, केरल के ऊपर। आप जब मानचित्र देखोगे तो दोनों राज्य आपको दिखाई दे जाएंगे, यानी कि हमारे भारत के दक्षिणी हिस्से में ये दोनों राज्य हैं। अब यहाँ पर आपको कावेरी नदी दिखाई दे रही है, ये जो नीली नीली आपको दिखाई दे रही है ये कावेरी नदी है। ये नीली नीली नदी, यहाँ से इसका जन्म होता है कर्नाटक से और ये पहले कर्नाटक में बहती है और कर्नाटक में बहने के बाद में ये तमिलनाडु राज्य में आ जाती है और तमिलनाडु राज्य में आने के बाद में ये जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, उसमें ये गिर जाती है। यानी कि यहाँ पे ये डेल्टा बनाती है। यानी डेल्टा क्या होता है? जब नदी के कई सारे जो उसके सिरे निकल जाते हैं उसको डेल्टा कहते हैं। ये यहाँ पे आप डेल्टा देख सकते हो। तो ये डेल्टा बनाती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये नदी बच्चों कितने राज्यों में बह रही है? कर्नाटक में और तमिलनाडु में। अब होता क्या है, कर्नाटक में इस नदी के ऊपर एक सागर बनाया गया है जिसका नाम है कृष्ण सागर, यानी कि इसका नाम क्या है? कृष्णराज सागर। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये कृष्णराज सागर है, ठीक है। ये एक बांध बनाया हुआ है इस नदी के ऊपर। अब इस नदी का पानी इस बांध में भर जाता है, ठीक है। अब तमिलनाडु में भी इसी नदी के ऊपर दूसरा बांध बनाया गया है और वह बांध कौन सा है? वह बांध है मेटूर बांध। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेटूर बांध, यहाँ पर दिख रहा है मानचित्र में, ये मेटूर बांध है। तो ये कृष्ण महासागर बांध में और मेटूर बांध दोनों ही कावेरी नदी पे बने हुए हैं। कृष्ण महासागर कर्नाटक में है और मेटूर बांध तमिलनाडु में। अब इसमें विवाद क्या होता है बच्चों कि तमिलनाडु जो लोग हैं उनका ये मानना है, वहाँ की सरकार का ये मानना है
कि कावेरी नदी का पानी हमें कम मिलता है। कम क्यों मिलता है? जब कृष्ण महासागर पूरा भर जाएगा, बांध पूरा भर जाएगा, तभी कर्नाटक इस नदी का पानी आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये जब भर जाता है तभी नदी में पानी छोड़ता है। जब पानी छोड़ता है तो वो मात्रा कम होती है, तो कम होने के बाद में मेटूर बांध में पानी नहीं आ पाता। तो मेटूर बांध में जब पानी नहीं आता तो तमिलनाडु के जो लोग हैं, जो वहाँ के, वो सिंचाई के लिए पूरा पानी नहीं ले पाते, पेयजल के लिए पूरा पानी नहीं ले पाते। तो इससे इसका विवाद हो जाता है। कृष्ण महासागर जो बांध है उससे बच्चों, जो बेंगलुरु शहर है, बेंगलुरु शहर को पूरा पानी जो पेयजल प्रदान किया जाता है कृष्ण महासागर से, तो उसको पानी की आवश्यकता अधिक होती है, तो उसका भराव ज़्यादा हो जाता है, तब तमिलनाडु राज्य में पानी नहीं जा पाता। तो इस विवाद को जो है काफ़ी समय हो गया बच्चों, और ये कावेरी नदी जल विवाद हमेशा चला रहता है। इसके लिए ये न्यायालय में भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी, यानी कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय में इस विवाद को निपटाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन ये विवाद बना ही रहता है। हर साल ये बात आ जाती है कि हमें पानी कम मिला है, और दोनों ही लोग ये कहते हैं कि कावेरी नदी का पानी हमें कम मिला है। तो ऐसे कुछ विवाद हमारे समाज में हो जाते हैं, और इन विवादों के कारण सरकार को भी कई प्रयास करने पड़ते हैं, कई तरीके अपनाने पड़ते हैं, जिसमें सरकार के तहत कौन कौन कार्य करता है? भाई, पुलिस प्रशासन इसमें कार्य करती है। साथ में हमारे जो न्यायालय होते हैं, वो न्यायालय भी ऐसे विवादों को निपटाने के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं। वो ऐसे आदेश देते हैं, दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं, और फिर इन विवादों को निपटाया जाता है। तो ये ऐसे विवाद भी हमारे लोकतंत्र के मुख्य तत्व कहलाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में विवाद होना भी जरूरी है। सभी परिवार वाले आराम से रहें ये तो जरूरी नहीं है। हर देश में कुछ ना कुछ झगड़े तो होते रहते हैं, जैसे हमारे परिवार में भी छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, उसी तरीके से लोकतंत्र में भी झगड़े होते रहते हैं। तो ये विवाद भी हमारे लोकतंत्र का ही एक मुख्य तत्व माना जाता है। अब हम ये देख लेते हैं इन विवादों को निपटाने के साथ साथ में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो इन कानूनों को, इन विवादों को निपटाने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे हम एक प्रश्न पढ़ते हैं कि विवादों के दौरान जनता को कानून तोड़ना चाहिए क्या? जब विवाद हो जाएं, झगड़े हो जाएं, तो क्या हमें कानून तोड़ना चाहिए? जैसा हमने पूर्व के उदाहरण में पढ़ा कि जब सांप्रदायिक विवाद होते हैं तो लोग तोड़फोड़ करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में ये बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि भारतीय संविधान के जो बुनियादी नियम हैं, जो कानून दिए गए हैं, वे कानून सरकार और लोगों के लिए हैं, सबको मानना पड़ता है इनको। विवादों का समाधान भी इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। तो इसीलिए जो भी हम कार्य करें वो कानूनों के अंतर्गत रहकर करें। ऐसा न हो कि हमारे संविधान का उल्लंघन हो, हमारे संविधान में जो नियम दिए गए हैं, जो कानून दिए गए हैं, हम उनको तोड़ें। तो इन सब चीज़ों का राज्यों को भी ध्यान रखना चाहिए, और इन्हीं कानूनों के आधार पर ही न्यायालय अपने निर्णय देते हैं। न्यायालय अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करते, न्यायाधीश अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं देता बच्चों। जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जो कानून बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, न्यायाधीश उन्हीं नियमों के अंतर्गत, उन्हीं कानूनों के अंतर्गत ऐसे विवादों का निपटारा करता है। तो इसमें सर्वोपरि कौन है? सर्वोपरि है हमारा संविधान। तो हमारे देश के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमारे जो संविधान है उसकी पालना करना सभी लोगों को जरूरी है। जितने भी नियम हैं, जो भी कानून बने हुए हैं, उनको मानना हमारे लोकतंत्र को व्यवस्थित करने में कार्य करता है। तो हम सभी लोगों को संविधान की जो भी बातें होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, उनका आदर करना चाहिए और उनको मानना चाहिए। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि संविधान के अनुसार ही, क्योंकि हमारा संविधान ही ये कहता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोगों की यहाँ पे सरकार है, लोगों के लिए यहाँ पे कार्य किया जाता है, जनता ही जनार्दन है। तो ऐसे कुछ समुदाय हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको समानता नहीं मिल पा रही, तो उनके साथ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे समुदायों के लिए कार्य करना भी सरकार का काम होता है। इसके लिए बच्चों हमने 2 उदाहरण पढ़े थे पूर्व के अध्यायों में। पहला हमने देखा था
कि माया की कहानी अभी हमने देखी थी कि जिसमें साउथ अफ्रीका में सिर्फ चमड़ी के रंग के कारण उसको भेदभाव सहन करना पड़ रहा था। किसको? हेक्टर पीटरसन को। और फिर वहां पर रंग भेद की नीति को समाप्त किया गया। तो ये क्या है? एक ऐसा समुदाय था जो रंग के आधार पर भेदभाव सहन कर रहा था। दूसरी अगर हम बात करें जो हमने पूर्व के अध्याय में पढ़ी थी डॉक्टर अंबेडकर की जो हमने कहानी पढ़ी थी, उस कहानी में हमने ये देखा था कि मात्र महार जाति के होने के कारण उनके साथ में भेदभाव किया गया, उनको शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास किया गया, उनको जो सुविधाएं थी वो नहीं दी गई। यानी जाति के आधार पर हमारे समाज में भेदभाव होता है। तो कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो लगातार ऐसे भेदभावों से पीड़ित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में शक्ति नहीं होती। शक्ति किस चीज की? न राजनीतिक शक्ति होती है, कोई बड़े नेता होते हैं, न उनके पास में पैसा होता है क्योंकि वो गरीब होते हैं, न उनमें शिक्षा होती है क्योंकि उनको शिक्षा लेने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। तो ऐसे समुदाय हमारे समाज में एकदम अलग तरीके से बिछड़ जाते हैं और ऐसे पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार समानता और न्याय की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाती है, विभिन्न योजनाएं चलाती है, कार्यक्रम चलाती है, कानूनों का निर्माण किया जाता है, जिससे हमारे देश में लोगों को बराबर लाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही सभी लोगों को न्याय प्रदान करने का कार्य किया जाता है। इसके लिए आप फिर उदाहरण ले सकते हैं हम हमारे आस पड़ोस से ही, हमारे विद्यालय से ही। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो गरीब परिवार से है, उसके पास में वो सारी सुविधाएं नहीं है जो आपको प्राप्त हैं। जैसे मान लो कोई प्रतियोगिता हो रही है, चित्रकला प्रतियोगिता। अब चित्रकला प्रतियोगिता के लिए उस बच्चे के पास में कोई रंग नहीं है, कोई पेपर नहीं है, जबकि आपके पास में सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों, ऐसा क्या किया जाएगा कि वह बच्चा भी चित्रकला प्रतियोगिता में भाग ले सके? तो इसके लिए क्या किया जाएगा? हमारे जो भी स्कूल के अध्यापक हैं वो उनको रंग देंगे, उनको कागज़ देंगे लिखने के लिए, क्योंकि उसके पास में नहीं है। तो वो उसको प्रदान किया जा रहा है ताकि वो भी आपके साथ में भाग ले सके, आपके साथ में ही प्रतियोगिता का हिस्सा बन सके। तो समझ में आ रहा है? ऐसे ही हमारे समाज में भी होता है। जब कुछ लोग होते हैं जिनके पास में अवसर नहीं होते हैं, उनके पास में सुविधाएं नहीं होती, तो सरकार उनको बराबर लाने के लिए कुछ अवसर देती है, कुछ सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो ये अवसर और सुविधाएं क्या क्या होती हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके लिए क्या होता है? कानूनों का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो भी भेदभाव हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए सरकार कानून बनाती है और उन कानूनों को जो भी तोड़ता है, उल्लंघन करता है, वो दंड का भागी होता है। जैसे अस्पृश्यता पे कानून बना हुआ है। अस्पृश्यता की बात हमने पढ़ी थी, छुआछूत की बात, यानी कि कुछ जातियों को निम्न कह के उनको अछूत माना जाता है। तो ये भी अपराध घोषित किया गया है कानून के माध्यम से। और ऐसे जो लोग हैं जो छुआछूत करते हैं या भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उनको फिर दंड दिया जाता है। तो पहला कार्य तो क्या हो गया? कानूनों का निर्माण करती है समानता और न्याय बनाने के लिए। दूसरी बात, न्याय प्राप्ति तभी हो सकती है जब लोगों के साथ में बराबरी का व्यवहार हो। इसके साथ में क्या होता है? जरूरतमंदों के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। कानून तो बनाए जाते हैं, साथ में उनको अलग से भी प्रावधान किए जाते हैं। अलग से कैसे? उन लोगों के लिए अलग नीति बनाई जाती है, अलग कार्यक्रम बनाए जाते हैं। जैसे आपको पता हो, लड़कियों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। विद्यालय में शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए भी उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। लड़कियों की किताबें फ्री होती है, फीस फ्री होती है, उनके लिए छात्रावास बनाए जाते हैं, साथ में उनको और भी तरीके की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो ये क्यों प्रदान की जा रही हैं लड़कियों को? क्योंकि ये माना जाता है कि लड़कियों के साथ में भेदभाव होता है, जिसको हम लैंगिक भेदभाव कहते हैं, इसलिए उनको अलग से अवसर दिया जा रहा है। इसी तरीके से जाति के आधार पर भी हमने देखा कि आरक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि जो जातियां समाज के अंदर शोषित हैं या जिनको अवसर नहीं मिल पाए हैं, उनको अब आरक्षण के माध्यम से अवसर मिल सके। तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी सरकार कार्य करती है, जिससे भी हमारी समानता और न्याय की स्थापना होती है। यानी कि असमानता से शिकार वर्गों को न्याय प्रदान करने के लिए और उन्हें समाज में समानता के धरातल पर लाने के लिए सरकार कई प्रावधान करती है। और वो प्रावधान क्या है? जैसे लड़कियों को समाज में उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना लड़कों को दिया जाता है, तो लड़कियों के लिए शिक्षा में प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको फीस माफ़ की जाती है, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, उनके लिए छात्रावास बनाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो ऐसे कार्यों के पश्चात कुछ प्रश्न आते हैं बच्चों, जैसे आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? आप मान सकते हो, अगर मान लो फीस नहीं होगी तो लड़कियां स्कूल में उनकी संख्याएं कैसे बढ़ेंगी? ये आपको सोच के लिखना है, बताना है।
क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए। आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके विद्यालय में, आपके घर में या आपके किसी भी नाती में या कोई समाज में आपको ऐसा कोई भी उदाहरण मिल रहा है जो आपको लगता है कि इसके साथ में भेदभाव हो रहा है, उसको आपको लिखना है। ऐसी स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की? मान लो आपके विद्यालय में, आपके घर पे कोई भेदभाव हो रहा है, तो आप उसकी मदद किस तरीके से करते हैं कि नहीं करते? अगर करते हैं तो किस तरीके से आपने मदद की, और अगर नहीं करते हैं तो आगे से आप कैसे मदद करेंगे, ये आपको लिखना है। क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत हैं कि आपका मानना है इसके साथ भेदभाव हो रहा था? आपके अड़ोस पड़ोस के जो मित्र मंडली है उसमें कौन कौन ये कहता है कि भाई तू सही है, मैं इससे सहमत है, तो वो उनका नाम लिखना है। जो लोग भेदभाव कर रहे हैं उन्हें आप कैसे समझाएंगे? जो आपके, मान लो आपकी बहन के साथ में भेदभाव हो रहा है, आपकी माँ कर रही हैं, या आपके स्कूल में कोई भेदभाव हो रहा है जाति के आधार पर, तो भेदभाव करने वाले व्यक्ति को आप कैसे समझाएंगे? वो सब चीज़ें आपको लिखनी है, बतानी है कक्षा में, और उनकी एक कहानी बनाकर लिखना है। ठीक है। समानता व न्याय की स्थापना करने के लिए जनता भी उसमें जिम्मेदार होती है। बच्चों, ये बात हम बार बार में ये करते हैं कि संविधान कानून बना देता है, सरकार उसको लागू कर देती है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ना समानता स्थापित नहीं होती, सभी लोगों को न्याय नहीं मिलता। इसके लिए जनता भी जिम्मेदार होती है, और उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले तो संविधान के जितने भी कानून होते हैं, जो नियम बने होते हैं, उनमें हमारी आस्था होनी चाहिए। हम कानूनों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करें, कानूनों के नियमों का पालन हम बिल्कुल नियमित रूप से करें, किसी का भी हमारे द्वारा भेदभाव नहीं किया जाए, हमारे द्वारा किसी का शोषण नहीं किया जाए। अपने लिए जो अधिकार और अवसर हमें चाहिए वह हमें दूसरों को भी प्रदान करने चाहिए, और देश की अखंडता और भाईचारे की भावना को हमेशा पोषित करना चाहिए। ऐसे लोग जो धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं, जातियों के आधार पर लड़ रहे हैं, जो लिंग के आधार पर असमानता करते हैं महिला पुरुषों में, ऐसे जितने भी लोग हैं बच्चों, वो हमारे देश की अखंडता को क्या कर रहे हैं? खंडित कर रहे हैं, हमारी एकता को तोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग एक तरीके से देशद्रोही हैं, क्योंकि हमारी एकता को वो लोग धूमिल कर रहे हैं। तो ऐसे कार्य हमें नहीं करने हैं जो हमारी देश की अखंडता को क्या करें? हानि पहुंचाएं। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे ये पूरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, और इस पूरे अध्याय के तहत हमने क्या क्या अध्ययन किया, कौन कौन सी बातों का हमने जिक्र किया, उन सब के बारे में एक बार हम दोहरान कर लेते हैं कि तीनों भागों के अंतर्गत हमने क्या क्या बातें पढ़ी। तो इसमें सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि अफ्रीका जो देश है, दक्षिणी अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, उसमें रंग भेद के लिए किस तरीके से वहाँ पर आंदोलन किया गया, विद्रोह किया गया, और 1994 में अफ्रीका के अंदर लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण हुआ। इसका पूरा घटनाक्रम हमने इस अध्याय के तहत अध्ययन किया। दूसरी बात हमने ये जानी कि लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसमें जनता किस तरीके से भागीदारी निभाती है, कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिससे लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बनती है, जिसमें हमने मतदान देकर, यानी सरकार का चयन कर कर लोग भागीदारी निभाते हैं, आलोचना करके सरकार की आलोचना की जाती है, और अन्य तरीकों के अंतर्गत हमने आंदोलन, धरना, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, इस तरीके के कई तरीके पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि विवादों का समाधान हमारी सरकार के द्वारा किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से विवाद होते हैं, और उन विवादों में हमने सांप्रदायिक विवाद की बात की, यानी धर्म के आधार पर विवाद हो जाते हैं, उसका समाधान कैसे किया जाता है, और जल के बंटवारे पर भी कई बार राज्यों में विवाद हो जाता है, उसका समाधान सरकार कैसे करती है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और अंत में हमने ये जाना कि हमारे संविधान के द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं जिनको सरकारों को पालन करना होता है, और उन कानूनों के आधार पर समानता और न्याय की स्थापना हमारे देश में कैसे की जाती है, यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे समाज में न्याय बनाई जा सकती है और साथ में समानता स्थापित की जा सकती है। इसके अंतर्गत हमने देखा कि कुछ कानूनों का निर्माण करती है सरकार, और कुछ विशेष प्रावधान करती है जो भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ में शोषण हुआ है या जिन्हें अवसर नहीं मिला है, जो समान नहीं है, भेदभाव से ग्रसित हुए हैं, उन लोगों को समान लाने के लिए कई तरीके की नीतियाँ अपनाई जाती है सरकार के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस पूरे अध्याय में अध्ययन की हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा ये जो
अध्याय समाप्त होता है। साथ ही हमारी जो दूसरी इकाई है जिसका नाम है सरकार, वह इकाई भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगला जो हम अध्याय पढ़ेंगे वो अन्य बिंदुओं से संबंधित होगा। ठीक है, साथ में इस अध्याय के हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे जो हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।